हैं स्क्रीनिंग में। और इसमें जो जो चीजें पढ़नी है क्लियर कट लिखा है उसने। बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स। इसमें आगे सब डिवीजन बेसिक अरिथमेटिक्स में क्या, ये तो मेन ये लिखा उसने बेसिक अरिथमेटिक्स, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपने एक तो बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस, क्योंकि स्क्रीनिंग का मॉडल पेपर भी सामने है और बेसिक अरिथमेटिक्स में जो जो चीज़ें आती हैं वो भी सारी मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशंस, इसमें और क्या क्लियर कट टॉपिक्स लिखता हूं, परसेंटेज, और इसी में रेशो प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन, और इसी में रेट्स, ये बेसिक्स में चलेंगे जी, ठीक है। इसके अलावा क्लियर कट लिखा है उसने ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री पढ़नी है। ज्योमेट्री में क्या, ज्योमेट्री में एंगल्स पढ़ने हैं, ज्योमेट्री में हमने ट्राइंगल्स पढ़ने हैं, ज्योमेट्री हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़नी है, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स भी पढ़नी है। ठीक है जी। और क्या पढ़ना है जी? क्लियर कट उसने लिखा है कि आपने एवरेज पढ़नी है या अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, या इसी को एवरेज कहते हैं, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अलबत्ता इसके साथ ही मीडियन, मॉड, रेंज ये एहतियातन पढ़ा दूंगा, मीडियन, मॉड, रेंज ये एहतियातन पढ़ लेंगे, और बेसिक प्रोबेबिलिटी भी। थोड़ा टाइम इसको दे देंगे, ठीक है। इन स्टेटिस्टिकल चीजें, स्टेटिस्टिकल चीजें, राइट। इसके अलावा लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनमें स्पेसिफिकली सीरीज लिख लें आप, अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है जी। न्यूमेरिक सीरीज, और इसी के अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन शॉर्टली, एटसेट्रा, इस तरह की चीजें, ठीक हो गया। देन एनालिटिकल, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, और इसी में एक और लिख लें आप, अलजेब्रिक इक्वेशंस, पर्टिकुलरली उसी में आ जाएंगे जनरल भी, जनरल प्रॉब्लम्स भी,
जनरल प्रॉब्लम्स और इसी में एज प्रॉब्लम्स भी, इसी में एज प्रॉब्लम्स भी। लो जी, हाँ जी, डायरेक्शंस वाले वो उसमें करेंगे, एनालिटिकल में आएंगे जी। बेसिक कैलकुलेशंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए कि ये मैथमेटिकल मिस्टेक्स ये कमिट करता है स्टूडेंट या नहीं करता। उसमें एक सबसे कॉमन कैलकुलेशन में कॉमन मिस्टेक जी, आप लिख लें पहली, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ये थोड़ा जहन में रखना, जो चीज़ें मैं इधर कराऊंगा साथ साथ हुई अप्लाई करके मैं एमसीक्यूज कराऊंगा उसी बेस पर। और एट द एंड ऑफ द क्लास आपका एक टेस्ट भी हुआ करेगा हर क्लास के बाद, एलएमएस पे वो आपको तरीकाकार बता देंगे, जो कुछ पढ़ा होगा उसी में से आपने एमसीक्यूज का टेस्ट भी देना, हाफ आवर का होगा या 20 मिनट का, जितना भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सब को मिलाकर हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इसमें सीखना क्या है? सीखना इसमें यह है, गलती होती है कामन वो ये, या वो चेक करना चाहता होता है कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन, वो ये मसलन मैं आपको बोलूँ ना, आपको मैं कह देता हूँ 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप इधर से शुरू हो जाते हो 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, तो बाजार तो गलती नहीं है, 2 + 2 4 या मल्टीप्लाइड बाई 2 8 ही होता है, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, डी मैथ्स या कुछ कहते थे बट मैथ्स, ये ऑपरेटर्स की तरतीब, ये तरतीब होती है। क्या तरतीब है जी? पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एक तरतीब होती है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ये देखो, उसके बाद एडिशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए हमें, 2 × 2 4, 4 + 2 is 6, 6 is the correct answer, 6 is the correct answer। लिखो जरा एक, आप लिख लें जी, ऑप्शन आपको दिए गए 5 - 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? तो कैसे चलें? सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है जी, बाकी इसी तरह चलाते रहो। 5 माइनस, ये अपनी जगह 5 - 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5। फिर अब मल्टीप्लिकेशन का नंबर है ना, ये देखो, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन है, 5 - 1 × 5 इज 5, और इधर प्लस का 5, ठीक है। ये प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म, तो 5 इज द आंसर। तो आपको एमसीक्यू दिया गया हो तो 5 प्लस का 5 है जी, -5 नहीं, -5 और +5 तो खत्म हो गया ना, ठीक हो गया। आनिया क्या अगेन वाली बात है इसमें? मैंने ये बोला है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसकी तरतीब हमने फॉलो करनी होती है कैलकुलेशंस के अंदर, वो ये है, यानी रैंडम नहीं शुरू हो जाना ऐसे जैसे इधर हम 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 कर बैठे थे। तो इस गलती से बचने के लिए ये याद रखने का तरीका है, बट मैथ्स, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरतीब में, इस तरतीब में, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया आपके सामने, 5 - 5 प्लस डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5, इसका आंसर निकालना है जी, आपको एमसीक्यू दे दिया जाए तो इसका आंसर निकालो जी, क्या आपको दे दे +5 - 5 +10 नन सो ऑन। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए चलेंगे यार, पहले ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट है ही नहीं, फिर डिवीजन, पहले डिवीजन सॉल्व किए, बाकी इसी तरह चलाए। ये देखो 5 - 5 डिवाइड बाय 5 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये अपनी जगह, 5 ये वाला अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, 5 अपनी, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी थी, ये हाईलाइट किया मैंने, प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म, एंड सो ऑन, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक और लिखो, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन
कैलकुलेटर तो नहीं है हमारे पास, तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, बगैर कैलकुलेटर के हमने चलना है। तो एक और बेसिक कैलकुलेशन में डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं ना, एग्जांपल के ऊपर ही समझाता हूं, फिर एक एग्जांपल लिखता हूं उसी के ऊपर समझाता हूं। आप लिख लें 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, 3.2, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। जरा बोर्ड पे देखना, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? आप भूल जाओ डेसिमल को थोड़ी देर, सिर्फ नंबर लिखो 2132, सिंपल नंबर लिखो, भूल जाओ आप डेसिमल को। सिंपल मल्टीप्लाई करना आता है, 2 को इसके साथ, इसके साथ, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6। अब आंसर निकालो इसका। 2 पहले वाले को क्रॉस लगाते होते ना, छोटी क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन करते थे वही किया मैंने। 4 और 3 7, इधर से। अब बारी है डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे जरा बोर्ड पे देखना जी। आप हमेशा राइट साइड से देखा करो, इधर राइट साइड से देखो ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी राइट साइड से देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है, आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है, ठीक है। मैंने ये कहा कि आपने राइट साइड से देखना है इसको, ये जो एरो लगा रहा हूं, एक डिजिट के बाद इशारिया है, इधर भी एक डिजिट के बाद इशारिया है, तो आपके पास टोटल 2 डिजिट हो गए, एक डिजिट ये दूसरा डिजिट ये। आंसर में भी राइट साइड से ये एरो लगा रहा हूं, राइट साइड से ही देखना है, 2 डिजिट के बाद इशारिया लगा दो ना, 1 2, तो 6.72। आप अब कैलकुलेटर से भी करें तो यही जवाब आएगा, 6.72। बात समझ रहे हो मेरी? एक दफा फिर एक और मिसाल लो, एक मिसाल और लो जी, another example। चैट इसलिए बंद नहीं करना चाहता ताकि मुझे पता चलता रहे चीजें किधर किधर किसी को प्रॉब्लम है। अगर मैं ये रिपीट करने वाली बातों पे चला ना कि ये 700-800 स्टूडेंट है तो फिर रिपीट ही होती रहेंगी बातें, इसलिए बी अटेंटिव। मैं स्लो चलता हूं, देखना इधर, फिर बोर्ड पे देखो, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 3.2। अब ये 3 डिजिट्स उधर कर लीजिए, फिर देखना जरा बोर्ड पे। मैंने कहा है आपके डेसिमल मल्टीप्लाई करते हुए डेसिमल्स को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो ना। 7 12 मल्टीप्लाइड बाय 32, सिंपल मल्टीप्लाई करने लगा हूं क्या, 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करो ना, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 7 के साथ 14। पहले वाला डिजिट छोड़ देते हैं, क्रॉस लगाए, 3 को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 6, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 7 के साथ 21। ये अब इसका आंसर निकालो जी। ये 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, 1 और 1 2, इधर ये वाला था ये। अब बारी है डेसिमल लगाने की, अब बारी है डेसिमल लगाने की, तो लगाते हैं डेसिमल जी, लगाते हैं डेसिमल। जरा डेसिमल लगाते हुए क्या करना है, हमेशा राइट साइड से देखना। ये देखो जिधर मैं एरो लगा रहा हूं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी राइट साइड से देखना है, 1 2 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो आंसर में भी राइट साइड से ही देखना है, आंसर में भी राइट साइड से ही देखना, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3, तो ये आ जाएगी 22.784, 22.784, 22.784। बात समझियो, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने कि जब भी डेसिमल्स आपके पास आ जाएं, कैलकुलेटर नहीं है, बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है आपने, तो यूं सिंपल मल्टीप्लाई करो। और डेसिमल लगाने के लिए क्या करना, हमेशा ये जो एरो लगा रहा हूं जैसे, हमेशा राइट साइड से देखना, ठीक है, हमेशा राइट साइड से। समझ गए? नेक्स्ट
तो मुझे बताओ जी, ये गलती ना हो अब आपसे, एक पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वाली ये गलती ना हो, दूसरी मैंने कहा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वाली ये गलती ना हो। अब जरा आप लिखें, मैं आपको इसी से रिलेटेड जरा मैं एमसीक्यू दूं, इसको जरा अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 9 + 8 - 5 = 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये बीच में ब्लैंक है, ये बीच में ब्लैंक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको वालेकुम। नेक्स्ट एक और लिखो जी, एक और लिखो जी, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू लिखो। आप लिख लें जरा 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, 5.3 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.2। तो ये जरा करो बगैर कैलकुलेटर के जी, आंसर दे दिया गया आपको जी 30.24, 31.68, 32.86 और डी नन। चलें जी, ठीक है जी। ऑप्शन सी, यही वाली ट्रिक यूज करते हुए कि राइट साइड से हम डिजिट्स देखते हैं, उसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट लिखो जी, एक और एक तीसरी एक सब एडिंग लिखो कैलकुलेशंस के लिए। आप लिख लें जी पावर्स, पावर्स तीसरी चीज पावर्स। डेसिमल डिवीजन भी बता देता हूं जी। डिवीजन भी बता देता हूं। अच्छा, तो पावर्स में लिखें जरा, पावर्स में पहली बात आप लिखें, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखें, एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। मसलन मैं बोलूं x की पावर 0 + y = 9, आपको ये कह दूं तो क्या करोगे? x की पावर 0 1 होता है, 1 + y = 9। यहां से y निकालो ना, y = 9। ये प्लस का 1 है, इक्वल के एक तरफ प्लस हो रही है रकम, दूसरी तरफ जाकर माइनस होती है, तो 9 - 1 तो 8 हो जाएगा। तो y = 8, y = 8। ये मेरे कहने का मतलब है, ये मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी उसको आप 1 कंसीडर। मसलन मैं बोलूँ 100 की पावर 0 तो आप इसको 1 ही लिखो। मैं बोलूँ जी 10 की पावर 0, 1 ही लिखेंगे। एनीथिंग पावर 0 = 1, ये मेरे कहने का मतलब था। ठीक हो गया? अभी सब एडिंग हुई पावर्स वाली है, इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो। सब एडिंग हुई पावर्स वाली, इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो जी। पॉइंट नंबर 2 आप लिख लें
पावर आना पावर, powers are multiplied, powers are multiplied, पावर आना पावर, powers are multiplied। हाँ जी स्क्रीन ब्लर है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है। ये फिर आपकी साइड पे इशू होगा जी, जिसको ब्लर है चेक करो ज़रा, अपनी साइड चेक करो, बाकी सारी क्लास को क्लियर है, आप अपनी साइड चेक करो फिर। अच्छा जी, पावर आना पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, इसका ये मतलब है मैं बोलूँ ना x की पावर 2 ऊपर पावर 3, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, इसको आप लिखोगे x की पावर 6। मैं आपको ये बोलूँ y की पावर 3 ऊपर पावर 4, पावर के ऊपर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, y की पावर 12, y की पावर 12। इधर एक और चीज का भी ख्याल रखना, इधर एक और चीज का भी ख्याल रखना भाई, आपके पास अगर बगैर ब्रैकेट के हो ना, यूं मसलन मैं लिखूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसका ये मतलब होता है 2 को आपस में ही 3 दफा ज़रब दे दो। ये 2 की पावर 3 मतलब है 2 को आपस में ही, 2 को आपस में ही 3 दफा ज़रब दे दो। मतलब क्या जवाब आएगा 2 की पावर 3 का, 2 को आपस में 3 दफा ज़रब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8। ये अलग चीज़ है, वो मैं ब्रैकेट के साथ कह रहा हूँ, ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर, पावर ज़र मल्टीप्लाई। एक और भी देख लो इधर, ज़रा देखो बोर्ड पे, मैं आपको ये बोल दूँ ना 2 की पावर 2 की पावर 2, कभी ऐसे कर दे तो, इधर देखो बोर्ड पे ऐसे कर दे, फिर आपने ये करना, ये नीचे वाले को भूल जाएं थोड़ी देर, इसको इसी तरह रहने दें, ऊपर से नीचे हल करते आना है। जब कभी ऐसे दे दे अगर पावर के ऊपर पावर ऊपर पावर, तो ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 को पहले हल करो ना, ये क्या आएगा 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 4, तो 2 की पावर 4, इसको ये मतलब लेंगे हम 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को आपस में 4 दफा ज़रब, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ये मेरे कहने का मतलब है। और कहीं ऐसे पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर ऊपर चलता जाए ना, ऐसे पावर के ऊपर पावर लगाता जाए, तो आपने नीचे वाले को एंड पे हल करना, ऊपर से नीचे की तरफ हल करते हैं ना। मसलन देखो 2 की पावर 2 पहले हल किए, ये 2 की पावर 2 को पहले हल किए, 2 की पावर 2 हमें पता है 4 होता है, ये नीचे वाला 2 इधर ही रखा है अपनी जगह, ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना। तो 2 की पावर 4 किया, अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 को आपस में 4 दफा जरूर तो किए, उसके बाद तो यही चीज़ आ गई ना, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हो तो ऊपर से नीचे की तरफ हल करते आना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। अभी सब एडिंग यही चल रही है पावर्स वाली, इसी में एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज की भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लिख लीजिए। लिखो when bases are same, bases are same in multiplication, powers are added up, powers are added up। लिखो जी, शाबाश। वो इमरान क्लास में बैठे हुए, इमरान 270 बैच वाला, या वैसे शोर कर रहे थे पहले हैं? बस ठीक है। अच्छा तो लिखो व्हेन बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स आर एडेड अप। लिखो
सलवा आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। सलवा मैं रोटी तो अभी खा के आया हूँ। हाँ मानो सलवा नहीं खाया तो जो उस पे जितनी आवाज है वो तो आ रही है। मसलन ये y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 5 ऐसे कहीं लिखा हुआ आ जाए आपके सामने, ऐसे कहीं लिखा हुआ आ जाए आपके सामने तो बेसिस है। ये बेस, इसको नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ये बेस है। ये जो ऊपर है ना इसको पावर बोलते हैं। नीचे बेस, ऊपर पावर है। When bases are same in multiplication, powers are added up. तो y की पावर 3 और 2 5, 5 और 5 10। ये कहने का मतलब है जब इसको सिंगल में लिखना हो। मैं आपको ये बोल दूं, कहीं दिया है जी आपको ऑप्शन में, ये x की पावर 3, x की पावर 2 सिंगल में लिखना है तो x की पावर 5 लिखना, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स आर एडेड, तो x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इधर अक्सर एक और गलती भी करते हैं स्टूडेंट्स, x की पावर 2, y की पावर 4 ये लिख दूं मैं, इसको भी जमा कर देते हैं, या x की पावर 6 लिख देंगे या y की पावर 6 लिख देंगे। ऐसा ना करो, क्योंकि बेसिस ही सेम नहीं है ना भाई। इधर बेस x है, इधर y है। इधर आपने क्लियर कट लिखा है व्हेन बेसिस आर सेम, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड करेंगे हैं। तो फिर आगे से अगले सवाल होता है सर फिर इसको किस तरह हल करें। आप इसको ना हल करने दें। जो चीज़ हल नहीं होती मैथ में ज़बरदस्ती नहीं हल करनी है, वो छोड़ दो इसी तरह। x की पावर 2, y की पावर 4 एज इट इज छोड़ दो ना, वाज़े लिखा तो है। वैसे सेम होंगे तो पावर्स ऐड करें, नहीं है सेम तो हम ज़बरदस्ती ऐड करें क्या। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखो। अभी सब एडिंग वही चल रही है, सब एडिंग ना बदलना, सब एडिंग अभी वही तीसरी चल रही है। उसी में एक पॉइंट और लिख लें, एक पॉइंट आप और लिख लें। आप लिख लो x के ऊपर ये वाला साइन हो गई स्क्वायर रूट, ये साइन हो तो इसको लिखना x की पावर में 1/2, x के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है। x की पावर स्क्वायर रूट, x की पावर में 1/2, x की पावर में 1/2 लिखना। स्क्वायर रूट को इस हेडिंग में बताने का मकसद क्या है। मकसद ये है चूंकि हम स्क्वायर रूट की बात हम कर रहे हैं इधर, तो स्क्वायर रूट पावर में लिखा जाता है ना, तो इसलिए सब हेडिंग पावर में। स्क्वायर रूट है ये साइन, स्क्वायर रूट है ये साइन जी। ठीक है। OB25 सर आप हमें मैथ्स पढ़ा लेते CSS के लिए। ये मैं मैथ CSS के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये और क्या रिसर्च के लिए पढ़ा रहा हूँ। ना लाहौर में आप क्यों ख्वार हुए, तो आप इस्लामाबाद आ जाते हो। अच्छा नेक्स्ट लिखो शाबाश। नेक्स्ट एक और लिखो। अच्छा इधर एक मेरी बात सुनो, अगर ऐसे लिखा हो ना कहीं x के ऊपर इधर 3 लिखा हो, इसको लिखना है x की पावर में 1/3। अगर इधर कोई नंबर लिखा हो ना, इधर 5 लिखो हो, तो फिर उसी को पावर में लिख देते हैं 1/5। तो बस आपको वैसे जनरल मैथ पूछता है, जनरल में ज़्यादा ये यूज़ होता है, यही पता हो बस।
लेकिन अगर कोई नंबर इधर लिख दे तो उस नंबर को इस तरह लिख देना 1/पावर ऑफ दैट। ठीक है, एक पॉइंट और भी लिखो, शाबाश, एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और भी लिखो। आप लिखें व्हेन, ये कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन में ये चीजें काम आएंगी आपको भाई, इसलिए बता रहा हूं। व्हेन न्यूमरेटर इज शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर, numerator is shifted to denominator and vice versa, signs of the powers are changed। लिखो, मैं समझा देता हूं, पॉइंट लिखो। स्क्वायर रूट वाला हमारा, मैंने ये कहा है कि x के ऊपर ऐसे कहीं स्क्वायर रूट ये साइन हो ना, बस इसको सिर्फ पावर में लिख देना 1/2, ये कहने का मतलब था, 1/2 पावर में लिख देना। अब रूल 5 की एग्जांपल में देता हूं। व्हेन न्यूमरेटर इज शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर, देखना इधर जरा। फॉर एग्जांपल x की पावर -3 y की पावर 2, ये जो चीज है ना डिवीजन से ऊपर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो चीज डिवीजन से नीचे है ना, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिवीजन से ऊपर न्यूमरेटर, डिवीजन से नीचे डिनोमिनेटर। अब मैंने कहा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आओ, ये x की पावर -3, इसको नीचे लेके आओ ना, तो x की पावर +3 हो जाएगा। y की पावर 2 है, ऊपर लेके जाओ, y की पावर -2 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़े कहीं, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना पड़े, तो पावर का साइन चेंज करना। और ये करने की जरूरत हमें कब पड़ती है, ये हमें ऐसा करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आंसर को आखिर पे जाके सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना होता है ना। कहीं भी आंसर को मैथ में जब सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, तो उस वक्त हमें ये जरूरत पड़ जाती है, किसी जगह न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ जाता है, किसी जगह डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो ये मैं कह रहा हूं। ठीक है जी, ये एग्जांपल दी है ना। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, पावर का साइन चेंज हो जाता है। हाँ जी, x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस हो रहे हैं, तो इनको सिंपल ऐड कर देते हैं ना। यानी जब कभी आपको आंसर को एंड पे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, हमें बहुत सी जगहों पे, वहां हमें जाके ये करना पड़ता है, रिपीट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। नहीं यार, ये रिपीट नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तो मैंने काफ़ी 2-3 मिसालें दे के आपको मैंने फिर उसकी एग्जांपल MCQ भी दिया ना, वो तो मुश्किल हो जाएगा अब मेरे लिए, राइट। नेक्स्ट, अब ज़रा इसमें से कुछ MCQ लिखें ज़रा आप। is equal to what? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6। जी, ऑप्शन सी 8। क्यों भाई? हमें पता है ना 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका तो ये मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 है, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये आ गया जी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 8 आ जाएगा ना। यानी ये पावर वाला रूल भी लग गया, वो जो हमने एनीथिंग पावर 0 कहा था वो भी लग गया।
एक और लिखना ज़रा, वो जो डिवीजन कह रहा था डेसिमल्स की, तो वो इसमें यूज़ हो जाएगी जी, लिख लो। एक और एग्जांपल लिखो जी। आपको बोला है 144 डिवाइडेड बाय 1.2, ऑप्शन आपको दे दिए गए 13, 12, 14, नन। तो इसमें आपने ये करना होता है ना, ये 144 को इसी तरह रहने दो, डिवाइड को इधर लिखो ऐसे डिवीजन की सूरत में, डिवाइडेड बाय 1 बाय 1.2। तो इसको हम 144 डिवाइडेड बाय, ये 1.2 है ना डेसिमल, तो जब डेसिमल को हटाया जाएगा, जब डेसिमल को हटाया जाएगा तो उसकी जगह नीचे ये 1 और 2 लिखा। जब डिवीजन में हटाया जाता है डेसिमल को तो डिवाइडेड बाय, डेसिमल की जगह 1 लिख दिया जाता है, आगे जितने डिजिट्स हों उसकी जगह 0 लगाते हैं। ये लगा दिया 0, एक 0 लगा दिया, ठीक हो गया। तो इसको आप ऊपर लिख लेना आप, 144 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये पलट के ऊपर चला जाता है ना, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। तो काट लें इसको टेबल से जी, 2 के टेबल से इधर 5 हो जाएगा, तो यहां ले जाओ ऊपर 6 को, 2 2 बच गए इधर 24, तो 4 हो जाएगा। तो 5 को 24 से मल्टीप्लाई करो ना, 120, 120। तो वो ऑप्शन में हमारे पास नन ऑप्शन मौजूद है, बस ठीक है, नन लगा। ठीक है जी। देखें जी, मैंने कहा 144 डिवाइडेड बाय 1.2, डिवाइड करने का तरीका ये, डिवाइड मीन ये इसी डिवीजन की जगह आप ये भी लिख सकते हो ना ऐसे, डिवाइड 1.2, और 1.2 को पॉइंट हटाते हैं ना जब, तो पॉइंट हटा दो तो 12 लिख दिया सिर्फ। अब जिधर से पॉइंट हटाया उसके नीचे डिवीजन में लिखा जाता है 1, पॉइंट की जगह 1 लगाया जाता है, आगे जितने डिजिट्स होंगे, इससे आगे पॉइंट से आगे एक ही डिजिट था, इसलिए एक 0 लगाए, 2 डिजिट होते तो 2 0 लगाते, 3 डिजिट होते 3 0 लगाते, ठीक है जी। तो यूं डेसिमल में कहीं आ जाए, डेसिमल खत्म करना है तो खत्म करने का तरीका ये है ना, जिधर भी डेसिमल लाए आप उसको सिंपल में डिवाइड करना चाहते हो, डेसिमल को आप कर लो, खत्म करके उसकी जगह 1 लिखो, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। और लिखें जी, बेसिक्स में ये एक बात और भी लिखो जरा, तीसरी सब हेडिंग चल रही थी आपकी, तीसरी 4th कर लो जी। आपको जब भी मैथ में कोई चीज अननोन होगी जी, ये बेसिक्स में है, जब भी मैथ में कोई चीज अननोन होगी, लेट इट बी एक्स, जब भी कोई चीज अननोन होगी तो उसको आप सपोज करेंगे लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। जब भी कोई चीज अननोन होगी तो उसको हम कहेंगे एक्स, एक्स सपोज कर लिया। अब टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, ये आगे मैं सारे परसेंटेज में भी यूज करूंगा, ये रेशो में भी यूज करूंगा, अगले टॉपिक्स में जो जो होंगे उनके अंदर ये यूज करूंगा बेसिक्स। तो टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, to determine the value of x we have to make the equality। लिख ले, मैं समझा देता हूं, लिखें आप जरा, लिखें, मैं समझा देता हूं फिर। जल्दी से, मैंने ये कहा है ये हमेशा के लिए मैथ में ऐसे करेंगे, जो मर्जी टॉपिक हम कर रहे हो, जिस टॉपिक का मर्जी एमसीक्यू आया हुआ,
जाहिर एमसीक्यू आएगा तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, मैथ में ये तो नहीं होता आप बराह रास्त टेक करते रहेंगे, जाहिर आपको पहले सवाल को टेक करने के लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ अननोन होगी ना मैथ में, जिसको आपने फाइंड करना है, जिसको आपने फाइंड करने का कहा है आपको, उसको आपने पहले सपोज करना है, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स। सिर्फ सपोज नहीं करना, फिर उसको एवेलुएट भी करना है। सिर्फ सपोज नहीं करना भाई, फिर उसको एवेलुएट भी करना है, वैल्यू भी निकालनी होती है। वैल्यू किस तरह निकलती है? हमेशा वैल्यू मैथ में निकलती है इक्वलिटी बनाकर, वैल्यू मैथ में निकलती है हमेशा इक्वलिटी बनाकर। तो हमें इक्वलिटी बनानी होगी। तो मैथ वैल्यू मैथ में आती नहीं जब तक इक्वलिटी न हो। इक्वलिटी मैथमेटिकल इक्वलिटी लिख लो साथ हैं, जेंडर इक्वलिटी ना समझ लेना इधर, मैथमेटिकल इक्वलिटी बनानी पड़ेगी हमें, मैथमेटिकल इक्वलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं आगे जाके मैं सिखाता हूँ कि मैथमेटिकल इक्वलिटी किस तरह बनाई जाएगी जब सवालों पे जाएंगे तो, ठीक है जी। जरा एक रिलेटेड एमसीक्यू लिखे ना, एक रिलेटेड एमसीक्यू लिखें जरा। Find the number which is added to itself. Find the number which is added to itself 13 times gives 112, gives 112. Options are given to you. 7, 8, 9, 11. 7, 8, 9, 11. चलो जी, अब जरा बोर्ड पे देख लेना, बोर्ड पे देखो, कहता है फाइंड द नंबर, फाइंड द number which is added to itself 13 times. Find the number which is added to itself 13 times. वो नंबर हमें पता ही नहीं है, तो क्या मैंने अभी बोला, let the number, अननाउन को क्या कहते हैं? x, let the number be x. Find the number which is added to itself. वो नंबर खुद में ही ऐड किया जाए, x प्लस x, लेकिन किस तरह? 13 टाइम्स ऐड किया जाए। 13 टाइम्स का ये मतलब है ना, ये x नंबर है, बोर्ड पे देखो भाई, x नंबर है, कहता है उसी में ऐड करो 13 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। x क्या है? अननोन, हमें तो नहीं पता नंबर क्या है, x क्या दिए, ठीक है। कहता है उसी में ऐड करो 13 टाइम्स उसी नंबर को। 13 टाइम्स का मतलब ये इतने गुना, 13 टाइम्स इतने गुना। तो कहता है ये सारा करने के बाद रिजल्ट क्या देता है? 112। ये तो लिख लो जी, 1x, 13x, 14x और 112, तो x निकाल लो ना, 112/14, तो ये क्या आ जाएगा जी? 7 से और ऊपर 2 से 1 बच गया, तो 12 आ जाएगा ना। ना x प्लस 13 नहीं, ना 13, वो मैं बताता हूँ, ये 112 था ना, 56 जी, 56, 5 से 2 के टेबल से काट रहे थे ना, 56, तो 56/7, तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? 8। और 2 के टेबल से काट रहे थे ना, 2 के टेबल से नहीं जी, ये कोई ऊपर पूछ रहा था जो 13 टाइम्स का ये मतलब होता है 13 टाइम्स 13 गुना ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। समझ गए?
तो ये जो बात मैं अभी कह रहा था कि जब कोई चीज अननोन होती है उसको सपोज किया करो, तो सपोज किया था ना एक्स से, फिर इक्वलिटी भी बनी हुई है, देखो उसके लिए कंडीशन उसने खुद दी ना, नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, ना पावर 13 ना 13 टाइम्स, यही मतलब भाई सिंपल मल्टीप्लाई करो ना इसको, ठीक है। एक और भी लिखो आप, फ्रैक्शंस के बारे में भी लिख लो जरा, फ्रैक्शंस उनका भी लिख लो जरा, उनका भी पता होना चाहिए, छोटी बड़ी फ्रैक्शन का तयन कैसे करना है। ये पता नहीं कौन सी एडिंग बनती है, लिख लो जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होती है ना, 1/2 फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन है, दीज आर फ्रैक्शंस, दीज आर फ्रैक्शंस। यानी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं ना, नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, हम बोलते हैं ये फ्रैक्शंस है, हम उनको बोलते हैं ये फ्रैक्शंस है। और मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब है एक चीज के 2 बराबर हिस्से, 1/3 का मतलब एक चीज के 3 बराबर हिस्से, 1/4 का मतलब एक चीज के 4 बराबर हिस्से, ठीक है जी। अब ये तो हमें देखो ना, 1/2 में कहता हूँ एक चीज के 2 बराबर हिस्से, इसका ये मतलब बनता है ना 1/2 ईच पार्ट इज 1/2, 1/3 एक चीज के 3 बराबर हिस्से, इसका ये मतलब है फिजिकली एक चीज के 3 बराबर हिस्से, ये 1/4 एक चीज के 4 बराबर हिस्से, ये आपने एक बात नोट की है, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओ तो आपका आंसर छोटा होता जा रहा है। देखो 1/2 था, बॉक्स का पार्ट बड़ा था, 3 किया डिनोमिनेटर बढ़ाया, बॉक्स का पार्ट और छोटा, 4 किया बॉक्स और छोटा। हाँ जी कासिम रजा, बिल्कुल 2/3, ऊपर वाला जो भी होता है ना उसको कहते हैं इतनी चीजें, उसके नीचे उसके हिस्से, इतने उसके हिस्से, फ्रैक्शन में ये मतलब है। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछूं 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है या 1/3, ये आप डायरेक्ट ही बता सकते हो 1/2 बड़ी फ्रैक्शन, देखो लार्जर पार्ट, 1/2 इज लार्जर पार्ट, 1/3 तो स्मॉलर हो गया था ना, 1/2 इज लार्जर पार्ट, 1/2 इज लार्जर पार्ट, तो डायरेक्ट पता चल जाता है। लेकिन कभी डायरेक्ट ना पता चले तो फिर क्या करोगे, कैलकुलेटर भी नहीं है, उसके लिए आप ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, लिख लो, लिखो, एक मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक द डिनोमिनेटर्स सेम बाय मल्टीप्लाइंग विद अ suitable नंबर। एक बात, दूसरा पॉइंट ये लिखो, नाउ लार्जर द न्यूमरेटर, now larger the numerator, larger is the fraction, कामा लगा के लिखना, larger is the fraction। आप ये दोनों पॉइंट्स लिख लें, मैं समझा देता हूँ, फिर ये दोनों पॉइंट्स लिख लें, फिर इसको समझ लेते मिसाल लेकर। जल्दी से शाबाश। हाँ जी, स्क्रीन देखें जरा, ब्लर है या क्लियर है? क्लियर है जी। ये बाकी क्लास को तो एक दो जो कह रहे हैं फ्रैक्शन लिखी है, फ्रैक्शन लिखी है, जरा बोर्ड पे देखना। डिनोमिनेटर्स की बात हुई,
डिनोमिनेटर्स की। डिनोमिनेटर समझते हो, डिवीजन से नीचे वाला ना, डिवीजन से नीचे वाला, डिनोमिनेटर्स की बात हुई है ना, डिवीजन से नीचे वाला। तो इनको आपने सेम करके, सेम करना है। मैं अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो ना, ये 21 इधर, 21 इधर, 20, डिनोमिनेटर सेम। लेकिन एक मसला है, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, सवाल चेंज हो जाएगा। 2/21, 4/21, 2/20। असल क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। असल क्वेश्चन को चेंज होने से बचाना है तो जिस से नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो। फिर ये 7 इधर भी ऊपर 3 से, इधर भी ऊपर 1 से, जिस से नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर दो, जिस से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी कर दो। तो अब क्या बनेंगे, 14/21, 12/21, 2/21। ये अब जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन लार्जर। दूसरा पॉइंट ये था ना, जिसका न्यूमरेटर लार्जर, डिनोमिनेटर तो सेम कर दी, पहला दूसरा या तीसरा किसका न्यूमरेटर लार्जर है, पहले वाले का। लिखना ये है जिधर से आया था, ये 2/3 इज लार्जर। सो 2/3 इज लार्जर फ्रैक्शन, 2/3 is larger fraction, 2/3 is larger fraction। ठीक है, यूं तयन करेंगे जी। एक हेडिंग और लिख लें जी, फिर ब्रेक दे देता हूं ना जी। जिसको बोला है लार्जर द न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर लार्जर वो फ्रैक्शन लार्जर है ना। ठीक है, फरहान अगर पावर में फ्रैक्शन आ जाए, वैसे ऐसे होता नहीं है कॉमन में, तो अगर हम बात कर लें इसकी पावर में फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो आप इसकी अपोजिट पावर ले लेंगे ना। 2/5 है, 5/2 पावर ले लेना, वो फिर दोनों साइडों पे लेनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मली पे और मैथ में यूज होता है, जनरल में कम ही है। ठीक है, एलसीएम का जिक्र किया था किसी ने, तो मैं बता देता हूँ एलसीएम भी जी, लिख लो ज़रा, उसका भी पता चल जाए, ताकि आपको जो भी हेडिंग नंबर बनती है जी लिख लो। 7 है गालबन। एलसीएम, एलसीएम एक टॉपिक अलग है, एलसीएम फॉर कैलकुलेशन जी। कैलकुलेशन में एलसीएम कब ज़रूरत पड़ता है वो बता रहा हूँ। एलसीएम कैलकुलेशन में कब ज़रूरत पड़ता है, एलसीएम कैलकुलेशन में कब ज़रूरत पड़ता है, वो इस तरह पड़ता है। मसलन देखो 10 जमा 2 1, ये कर लो, ये आप सबको पता है। 10 और 2 12 और 1 13, आप सबको आता है। मैं आपको बोलूं 13 - 3, आप सबको आता है 10। मतलब पूरे पूरे नंबर, ये देखो पूरे नंबर हैं, पूरे पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए ना, पूरे पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हम कहते हैं ये, इनको तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, आप फ्रैक्शन समझते हैं, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो ना। फॉर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, फ्रैक्शंस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 3/4, दोनों फ्रैक्शन है, बताओ जरा मुझे देख के, दोनों फ्रैक्शन है कि नहीं, दोनों फ्रैक्शन है। तो मैंने बोला है इस तरह हमें पता चलता है, फ्रैक्शन कहीं याद ही हो ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ये नीचे वाली डिनोमिनेटर्स का होता है। एलसीएम लेने का तरीकाकार वही जी छोटी क्लासों में आप करते थे, 2 4 इसका एलसीएम लो, 2 से डिवाइड 1 इधर 2 1 1, ये सारे मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम इज इक्वल टू 4, एलसीएम इज इक्वल टू 4। एलसीएम इज इक्वल टू 4, ये आ गया जी एलसीएम। जो एलसीएम है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ये आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ।
एलसीएम जो भी आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आंसर, ऊपर जब मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 1 इज 2 प्लस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आए ऊपर मल्टीप्लाई, 4 को 4 पे डिवाइड, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3, तो 5/4 हो जाएगा ना, 5/4 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, मैं बोलूँ 3/11 माइनस 1/11, अब फिर फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो ना, नीचे सेम हो तो डायरेक्ट ही ले लिया करो, यही एलसीएम होता है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आए ऊपर मल्टीप्लाई, ये आपकी याद आने के लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में साथ है, तो 11 को 11 पे डिवाइड, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3, माइनस या प्लस जो भी हो बीच में उसी तरह लिख दिया जाता है, तो 11 को 11 पे डिवाइड करो, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 1, 3 - 1 इज 2, 2/11। ये मेरे कहने का मतलब था जी, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है जी, एक और भी लिख लें, एक हेडिंग और भी लिख लें, लास्ट वन कर लें, इसको आप लिख लो, डिवीजन, उसमें भी गलती कर लेते हो कहीं ना कहीं तो उससे भी बचो, डिवीजन ऑफ 4 नंबर्स आर 3 नंबर्स, 4 नंबर्स आर 3 नंबर्स, 4 या 3 नंबर्स की, 4 नंबर्स की डिवीजन ऐसे ना, मसलन 2/3/4/7, इस तरह 4 रकमें कहीं आ जाए ना, 4 रकमें आ जाए, ठीक है, तो आप इसको यूं टैकल करना, 2/3 ये मल्टीप्लिकेशन में बदल देना, रकम पलट देना, 4/7 7/4 कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 12 7/6, ये मेरे कहने का मतलब, यूं टैकल करो 4 रकमों को, कहीं भी आए नीचे वाली को मल्टीप्लिकेशन में बदलो, रकम पलट दो, 7/4, 4/7 7/4 कर, और सिंपल मल्टीप्लाई, ये क्रॉस ना कर देना, क्रॉस इधर होता है जब ऐसे होता ना, a/b = c/d, तब कहते हैं क्रॉस, ये क्रॉस इस तरह नहीं होता, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर 3 रकमें हो तो फिर उसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ, मसलन मैं लिखूँ ना a/b होल डिवाइड बाई c, तो ये b नीचे ला के मल्टीप्लाई कर दो a/b से, अगर डायरेक्ट नहीं भी समझ आती तो यूं कर लेना, डिवाइडेड बाई c है ना, c के नीचे खुद 1 से डिवाइड करो, 4 रकमें बन जाएंगी, 4 रकमों को टैकल करना आता है ना, a/b, ये मल्टीप्लिकेशन में बदल कर नीचे वाली 2 रकम पलट देते हैं, 1/c कर लो, a × 1 इज a, b को c के साथ b, a/b, वही आ गया जो डायरेक्ट ऊपर लिखा था। ठीक है जी, अच्छा चलो ब्रेक कर लो, ब्रेक के बाद मैं परसेंटेज के एमसीक्यूज कर, इसके एमसीक्यूज भी देखते हैं जी। एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड पे बताऊंगा जी, वो कहीं याद कराना, अगले लेक्चर्स में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर अलग से, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ट्रिक उसकी पहचानने की कुछ हिंट्स होते हैं ना, जैसे लीस्ट है, मिनिमम है, इस तरह के हिंट्स होते हैं, उन हिंट्स से पहचानते हैं, वो स्टेटमेंट के अंदर दिए गए होते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम आपको दे और लफ्स परसेंट ना लिखा हुआ हो, हर सूरत लिखेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आप ढूंढ के निकाल लें जो परसेंटेज का सवाल हो और परसेंट लफ्स ना लिखा हो, हर सूरत लिखा होगा परसेंट लफ्स, तो जब परसेंट लफ्स लिखा होगा तो फिर इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ लें, पर अलग करना, सेंट अलग करना, पर का मतलब ये स्लैश लो, ये लिखने का तरीका जल्दी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, पर मीन दिस स्लैश, सेंट सेंचुरी से है ना, सेंचुरी, सेंचुरी तो 100 को कहते हैं,
सेंचुरी 100 को कहते हैं। और ऑफ परसेंटेज किसी चीज़ की होती है, परसेंटेज ऑफ व्हाट। ऑफ को आप यूं ब्रैकेट से लिखना। ये 3 सैम्पल्स लिख लो जी, ये 3 सैम्पल्स लिख लो। परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ, पर मीन स्लैश सेंट, सेंट सेंचुरी से है 100, ऑफ, ऑफ को ब्रैकेट से लिखते, ऑफ को ब्रैकेट से लिखते। मसलन आपको ये कह दिया जाए there are total 800 cars in which 80% cars are Pakistani made, are Pakistani made. Find the number of पाकिस्तानी कार्स। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, 540, 640, 740, 800। 800 तो टोटल नन कर लीजिए। यही जो ट्रिक सामने लिखी है जरा इसको अप्लाई करो ना। देर आर 800 कार्स, 80% जो है ना 80% वो पाकिस्तानी कार्स हैं। परसेंट लफ्ज लिखा है ना, तोड़ो इसको। पाकिस्तानी कार्स का कह रहे हो, पाकिस्तानी कार्स का कह रहे हो कितने जी? 80%। देखने इधर 80%, 80 पर ये है ना, ये सामने लिखा हुआ देखो, ये स्लैश से पर 80%, सेंट तो सेंचुरी से 100, 80% ऑफ, यूं लिखा, ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है जी? 800। ये काट लो इसके साथ, 0, 64, 640 कार्स आर पाकिस्तानी मेड। ऑप्शन बी। ये मेरा मतलब है जी, पर क्या, सेंट क्या, ऑफ क्या, पर क्या, सेंट क्या, ऑफ क्या। अच्छा, दो ही चीजें परसेंटेज में सीखने वाली हैं जी। एक ये ट्रिक लिखने का तरीका क्या है, दूसरा इसका फार्मूला सीखेंगे हम। ये दो ही चीजें, आप जितने मर्जी सवाल देख लें, हर सवाल में ये दो ही चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। एक ये लिखने का तरीका परसेंट ऑफ, दूसरा फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते। ठीक है, दोबारा लिखो जरा, एक और एमसीक्यू लिखो जी। अनदर एग्जांपल, नफीसा 800 टोटल कार्स थी ना, उसने खुद दी हुई थी, क्योंकि परसेंटेज 80% ऑफ टोटल कार्स कह रहा था ना पाकिस्तानी, तो 80% ऑफ टोटल कार्स था। एक और लिखो जी, कहता है जी मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान ड्यू टू COVID-19 was 2% if 58,000 people were infected, 58,000 people were infected, how many people will survive? How many people will survive? ऑप्शन दिए गए जी,
57 840, option B 56 840, option C 55 160, option D none. कहते जी मॉर्टेलिटी रेट, मरने वाले जो लोग थे वो 2% हैं। कहते 2%। तो लिख लें जी आप, टोटल लोग कितने थे? टोटल हैं 58,000। नंबर ऑफ पीपल डाइड, वो उसने खुद दे दिया ना, नंबर ऑफ पीपल डाइड कितने? 2%। परसेंट कह रहे हो, फिर लफ्ज तोड़ो ना, 2 पर ये है ना स्लैश से ये सेंट 100 ऑफ व्हाट टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, ये कट जाएगा 0 1160। ये नंबर ऑफ पीपल डाइड है। हमें तो पूछा बचने वाले कितने हैं, मरने वालों को तो नहीं पूछा। ये तो मरने वाले 2% थे ना, तो बचने वाले कितने होंगे जी? नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ पीपल सर्वाइव्ड टोटल कितने? 58,000। इसमें से 1160 निकाल दो, 58,000 में से 1000 निकालो तो 56,000 और 160 और निकालो तो 56,840। भाई टोटल 58,000 थे ना, उसमें से 1000 निकालो तो 57,000 हो गया, 160 और निकालो 57 उसमें से निकाल लो तो 840 बच जाएगा ना, तो 56,840। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखो एक और भी, एक और लिखो जी। A chair was bought in RS 600. It was then sold in RS 750. What is the percentage profit? What is the percentage profit? हाँ जी, ये ज़रा बुकिश फार्म में काम हो रहा है अभी, तो कुछ दिनों में मिल जाएगा आपको वो भी। अच्छा जी, ऑप्शंस लिख लें आप। 20%, 25%, 30%, 35%। देखना जरा बोर्ड पे, पहले बात को समझो। चेयर वाज बॉट इन दिस 600, सेल हो गई इतने। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट? डायरेक्ट जब परसेंटेज पूछ ले ना, जब डायरेक्ट परसेंटेज पूछ ले, तो इधर एक बात सुनो, हम अपनी डीएमसी पे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे ना। ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज आप सबने निकाली, क्या करते थे आप? ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करते थे। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, इस मिसाल को बेस बनाएंगे ना, इस मिसाल को बेस बनाएंगे, बेस बनाकर हम ये फार्मूला डेवलप कर लेंगे आइंदा हमेशा के लिए। तो मैं वो मिसाल दे रहा हूँ जो आप सब ने की है। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो आप अपनी डीएमसीज पे एग्जांपल्स करते थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, आप कहते थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे लिखते थे टोटल या ओरिजिनल, टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले बात सुनो भाई, बाद में एमसीक्यू कर लेना।
मैंने ये बोला जो आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स थे उसकी परसेंटेज आप यूं निकालते थे, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स नीचे टोटल या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ये किया, आपने ये किया। इसी को बेस बना के आइंदा जिस चीज की भी आपसे परसेंटेज डायरेक्ट पूछे ना, ऊपर वो लिखना जिस चीज की परसेंटेज पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इधर केस में परसेंटेज पूछ रहे हैं, यानी हमने फार्मूला भी डेवलप कर लिया, वो डीएमसी वाली मिसाल ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछता है परसेंटेज में प्रॉफिट बताओ, तो परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज, तो फिर ऊपर प्रॉफिट लिखो ना। जैसे आप उधर ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते थे ना, अब इधर कहते प्रॉफिट में परसेंटेज, ऊपर प्रॉफिट लिखो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉफिट किस तरह आएगा देखो, कहता है 600 की चीज खरीदी थी, 750 की बेच दी है, तो कितना हो गया प्रॉफिट जी? 150, 150। तो इस बात को आप यूं भी तो कह सकते हो ना, 750 माइनस 600, 750 क्या है आपकी सेल प्राइस, माइनस 600 क्या है परचेज प्राइस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। मुझे ये बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? सेल के परचेज प्राइस। ओरिजिनल किसको बोलेंगे? ओरिजिनल सेल होगी या परचेज होगी? परचेज प्राइस ओरिजिनल है ना, परचेज, क्योंकि देखो प्रॉफिट या लॉस तो बाद में हुआ ना, ओरिजिनल नीचे मैंने कहा नीचे ओरिजिनल लिखना ना, टोटल या ओरिजिनल ये बोला था मैंने, इसका मतलब नीचे आप परचेज प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 चलता रहे अपनी जगह। तो ये क्या आएगा, सेल प्राइस 750 माइनस परचेज प्राइस 600 डिवाइड बाय परचेज प्राइस 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 चलता रहे। तो ये आ जाएगा जी 150 ऊपर डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये काटो ना, ये इसके साथ 2, 3 बाज के इधर 30 हो जाएगा, तो 5, तो 25% ना। तो ये ऑप्शन बी टेक करेंगे, ऑप्शन बी टेक करेंगे। तो सीखा क्या इसमें, फार्मूला डेवलप करना सीखा है कि परसेंटेज, एक तो पहले ट्रिक लगा रहे थे ना, परसेंट ऑफ, परसेंट ऑफ, बार बार ये बात कर रहे थे। तो फिर अब जब डायरेक्ट फार्मूला भी यूज हो, दो चीजें सीखने वाली परसेंटेज के टॉपिक में, जब डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले तो उसमें वो हमने फार्मूला डेवलप करने के लिए एग्जांपल ली, कौन सी वाली, वो डीएमसी वाली से। हमने कहा यार जिसकी, और हम ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते थे ऊपर, जिसकी परसेंटेज निकालते थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स नीचे टोटल या ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसी को हमने बेस बना के फार्मूला डेवलप कर लिया। आइंदा जिस चीज की भी परसेंटेज हमसे पूछोगे उसको ऊपर ही लिखेंगे हम। आइंदा हमसे जिस चीज की परसेंटेज पूछोगे उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। वो ऑब्टेन्ड मार्क्स वाली मिसाल ध्यान में रखते हुए, इधर हमें कहता है कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट में परसेंटेज पूछ रहे हो तो फिर ऊपर प्रॉफिट लिखो ना, जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज में ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते थे। अब कहते प्रॉफिट में परसेंटेज तो ऊपर प्रॉफिट लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, वो परचेज प्राइस होती है ना। आपने पहले चीज परचेज की है, फिर सेल करोगे, प्रॉफिट या लॉस होगा ना। और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। नहीं जी, ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस हमेशा परचेज प्राइस होती है, सेल तो बाद में हुई ना। ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनो, अगर कहता लास्ट में परसेंटेज निकालो, फिर क्या करते, ऊपर लास्ट लिख देते आप, डिवाइड बाय टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। एक मरतबा फिर लिखो जरा, एक मरतबा फिर लिखो, एक और। Another example. The price of a bundle of pens rose from 10% to 15%. What is the
percentage increase in price, what is the percentage increase in price? फिर देखो डायरेक्ट फार्मूला वही पहले जो हमने एग्जांपल की है उसी को दोबारा यूज कर रहे हैं। अब कहते हैं डायरेक्ट फिर परसेंटेज पूछी है तो डायरेक्ट परसेंटेज पूछते हो, हमने तो ये पढ़ा जिस चीज की परसेंटेज पूछे उसको ऊपर लिखते हैं, इंक्रीज में परसेंटेज पूछ रहा है ना ऊपर इंक्रीज लिखो ना, फिर डिवाइडेड बाय टोटल या ओरिजिनल, टोटल या ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। इंक्रीज कितना आया है, कह रहा था 10 से 15%, 10 से 15 5% होता है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है, जहां से इंक्रीज आया 10%, मल्टीप्लाइड बाय 100, काटो इसके साथ, ये इसके साथ 2, इधर क्या आ जाएगा 50%, 50%। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे जी 25%, 50%, 75%, डी था नन, तो 50%। नेक्स्ट जी, एक और लिखो जरा, एक सवाल और लिखो, लास्ट के लिए भी यही करना है भाई, ऊपर लास्ट लिखना डिवाइड बाय ओरिजिनल, वही परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 सेम। अच्छा एक और लिखो, एक एग्जाम्पल और लिखो जी, कहते हैं when 40% of a number, when 40% of a number is added to 42, is added to 42, then the resulting number is number itself, then the resulting number is number itself. Find the number ऑप्शंस आपको दिए गए 60, 65, 70, 75। देखो जरा फिर परसेंट लफ्ज क्लिक कराए हुए है, 40% ऑफ अ नंबर, नंबर तो हमें पता ही नहीं है, तो लेट द नंबर बी, हमने तो ये पढ़ा जब ना पता हो क्या करते हैं, सपोज लेट द नंबर बी एक्स। अब ये तो जनरल रूल पढ़ा था ना, जब कोई चीज मालूम ना हो, जब कोई चीज मालूम ना हो, सर कुछ नहीं नजर आ रहा, बोर्ड नहीं नजर आ रहा जी, नजर आ रहे हैं? सोनिया शुजा, आप तो इधर कैंपस के पास से बैठी हो, इधर से आके पढ़ लेती ना, अगर नहीं नजर आता बोर्ड हैं। अच्छा देखना जरा फिर, when 40% of a number is added to 42, हमें नहीं पता आ नंबर, तो उसको सपोज कर लेट इट बी एक्स। when 40% of a number is added to 42, 40% of a number, 40
परसेंट पर स्लाइस is cent 100 ऑफ a number is x is added to 42। इसको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब जमा करो किस में 42 में, तो रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ कौन है, वो तो x है ना, तो ये काट लो इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 4x/10 प्लस 42 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो ये और काटो इसको 2 5, तो 2x/5 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वल के एक तरफ कोई चीज़ ऐड हो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होती है ना, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है। ठीक है, ये x इधर ऐड हो रहा है, इधर ला के सब्ट्रैक्ट किया, तो लो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 42। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है इधर, तो 2x माइनस 5f माइनस 3x/5 इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस माइनस के साथ गया तो x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। ये 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, ये काटो इसको, क्या आ जाएगा 1 4 और 70 हो जाएगा ना, 5 को 14 से मल्टीप्लाई, ये सी ऑप्शन टेक कर लेंगे जी। ठीक है, सानिया सर बोर्ड के सामने ना खड़े हो, मैं नजर नहीं आता, सानिया मैं बाहर ना चला जाऊं। -5x कैसे, ये देखो ना एलसीएम लिया है ना, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो जब नीचे कुछ ना डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते होते, मैं बेसिक्स में पढ़ा के आया हूं ना। ठीक है, वलीद हुसैन क्या हुआ है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट लिखो ज़रा बेसिक नंबर्स के बारे में भी लिख लो, क्योंकि वो मैंने उधर डाले हुए हैं, आपके जो पेपर होना है ना क्विज, तो बेसिक नंबर्स भी लिख लो ताकि पता हो। बेसिक नंबर्स लिख लो जी। बेसिक नंबर्स में आपको पता हो जी नेचुरल नंबर क्या है, n से जाहिर करें 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। होल नंबर्स क्या है, w से जाहिर करें, ये 0 से शुरू, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। होल नंबर 0 से शुरू, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं ना, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसी तरह एक और लिखो, मैं आपको बोलूँ ना पहले 3 होल नंबर लिख लो, तो आप क्या करोगे, होल नंबर पहले 3 होल नंबर 0 से लेके 2 तक ना, 0 1 2। इसी तरह प्राइम नंबर भी लिख लो जी, प्राइम नंबर p से जाहिर कर दो, ये लिख लें आप नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज डिविजिबल, विच इज
divisible by itself and one only. Number greater than 1 which is divisible by itself and one only. नंबर ग्रेटर देन 1 1 से बड़े हों और खुद से डिवाइड हों और 1 से हों. 2 1 से बड़ा है ना. 2 1 से बड़ा है. 2 खुद से डिवाइड होता है. 2 डिवाइड बाई 2 करो 1 आंसर. 2 1 से भी डिवाइड होता है. 2 आंसर. तो फिर इसको लिखो इसमें प्राइम नंबर. 3 लिखूं. 3 1 से बड़ा ही है ना. खुद से भी डिवाइड होता है 1 से भी होता है. देखो ना 3 खुद से डिवाइड होता है ना. 3 डिवाइड बाई 3 1 आंसर है. 3 1 से भी डिवाइड होता है 3 आंसर. 4 लिखूं. 4 ना लिखूं क्योंकि 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है ना. 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है. ठीक है 4 खुद से डिवाइड होता है 1 आंसर. 4 1 से डिवाइड होता है 4 आंसर. 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है ना 2 आंसर. तो 4 तो हमने तो कहीं नहीं डेफिनेशन में लिखा ही नहीं 2 के बारे में. 4 ना लिखो. फिर 5 लिखो. 5 खुद से डिवाइड होता है 1 से भी. 6 भी ना लिखो क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड होता है. 6 2 से भी होता है. हमने तो कहा बस खुद से और 1 से. और 7 खुद से भी डिवाइड होता है 1 से भी. 8 ना लिखो. 9 ना लिखो. 10 ना लिखो क्योंकि 8 2 से भी 4 से भी डिवाइड होता है. 9 3 से भी डिवाइड होता है. ठीक है. 11 लिखो. तो अब आपको पता चल गया तो लिखते जाओ फिर आगे. ठीक है. इसी तरह एक और भी लिख लें आप. इंटीजर्स इनका भी पता होना चाहिए. इंटीजर्स आई से जाहिर कर लो. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये होते हैं इंटीजर्स. उन्नीस के बाद लिखो ना जी. क्या आएगा डेफिनेशन लगाते जाओ ना. 23 आ जाएगा. अच्छा जी. तो मैंने लिखा है इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. यानी इंटीजर्स का मतलब है पूरे पूरे नंबर होने चाहिए चाहे पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के. पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के हों पूरे पूरे नंबर्स होने चाहिए. पूरे पूरे नंबर्स होने चाहिए. इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी लेकिन पूरे नंबर. ठीक है. ये नहीं हो 1/2 इज नॉट इंटीजर. 1/2 इज नॉट इंटीजर. 1/3 इज नॉट इंटीजर. वन बाई टू इज नॉट इंटीजर. 1/3 इज नॉट इंटीजर. हम कह रहे हैं पूरे पूरे नंबर होने चाहिए. ठीक है. और इवन आर्ड का पता है. सर इंटीजर की एग्जांपल दे दे. ना वो ऊपर क्या एग्जांपल ही दी हुई है ना. हैं ऊपर क्या है भाई. 10/2 क्या होता है. 5 होता है. 5 इज इंटीजर ना. ठीक है जी. पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाले नंबर. नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव वाले नंबर. और कंपोजिट नंबर्स होते हैं जी. इसके अलावा जितने भी हैं ना नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स वो कंपोजिट होंगे जी. रेशनल पे अभी हम नहीं गए जी. बाद में जाएंगे फिर. ठीक है. इसी तरह इवन आर्ड का पता है. वो तो आप जानते ही हैं ना. इवन आर्ड. इवन में 0 इवन में शामिल होता है. 0 2 4 6. आर्ड में क्या 1 3 5 7 9 है. ये आ जाएंगे ना.
इंटीजर्स ये ऊपर हैं भाई, जीरो शामिल होता है पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के हों, लेकिन पूरे नंबर हों, प्लस का 7, प्लस का 9, माइनस 19, प्लस 35, पूरे पूरे नंबर। ऐसे ना हो 1/2, ऐसे ना हो 1/3, ऐसे ना हो। चलो जी, अब आप अपने पास देख लें, अगली क्लास में मुझे याद कराओ, रेशनल रियल नंबर ये नहीं पढ़ाया। इवन में ज़ीरो होता है जी, बिल्कुल मैंने वो ऊपर लिखा हुआ है, इवन में है ज़ीरो। अच्छा, जी से भी जाहिर करते हैं टीचर्स को, तो उसको आई से भी जाहिर करते हैं जी। एज प्रॉब्लम आगे आएंगे ना जब पढ़ाऊंगा तो। चलें जी, अब आप दें टेस्ट शेस्ट लें कोई, जो कुछ भी है आपका क्विज़।